सो जो हमने लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़ा वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई दरदर नहीं हो रहा है, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग बना ले रहा है अपनी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे वो आपके तीन थे, दैट वाज इंडक्टिव एंड रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट बहुत ही इजी सी बात, जब इसको अगर हम सिंपल भाषा में करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तो क्लास 11 में ही पढ़ा दिया जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जब भी कोई दो बड़े ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे और वो स्टेरिक हिंड्रेंस हो, स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन बनता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज spatial interactions, spatial interaction between groups. स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। अब वो ग्रुप्स कौन से होंगे, अगर कुछ बड़े ग्रुप्स हैं तब, मतलब हाइड्रोजन वगैरह जो है वो बहुत ही इतनी छोटे हैं कि इतनी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते जितना आपका CH3 C2H का है। ये जितने भी आप मिथाइल इथाइल ये सब बड़े बड़े ग्रुप्स अगर आप कहीं लगा रहे हो और अगर ये दो तीन ग्रुप आपस में कहीं आसपास आ गए तो वो आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जैसे हमने सिस और ट्रांस में बात की थी अभी ऊपर ही एल्कीन की स्टेबिलिटी में, कि अगर कोई सिस और ट्रांस बना रहे हैं तो अगर यहाँ पे सिस CH3 सिस लगा दें और CH3 ट्रांस लगा दें, तो मैंने बताया था कि ये देखने में छोटे हैं बट ये काफी जगह घेर के बैठा होगा इधर, और ये भी काफी जगह घेर के बैठा होगा इधर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को हिंडर करेंगे और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, जबकि यही बात ट्रांस में स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी बिकॉज ये दो बड़े ग्रुप्स जो है ये दूर होने चाहिए। सो दिस इज स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। ये स्टेरिक इफेक्ट है ये आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। जो इन्होंने एग्जांपल दिया है वो ये दिया हुआ है कि इन्होंने एनिलीन लिया, एन डाइमिथाइल एनिलीन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। एन डाइमिथाइल एनिलीन मतलब एन पे दो मिथाइल और एनिलीन आपकी लगी हुई है, ठीक है। Now, this nitrogen has a lone pair of electron. अब इसे फॉर बेसिसिटी, हम बेसिसिटी के लिए ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूविस बेस, जो भी कंपाउंड में ये जो लोन पेयर है या जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको जितना जल्दी दूसरे कंपाउंड को डोनेट कर दे, दूसरे एटम को डोनेट कर देगा वो उतना बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल होंगे तब तो ये डोनेट कर पाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देने ही के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो ये नहीं डोनेट कर पाएगा। तो डोनेट कर पाएगा तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी और नहीं कर पाएगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं कहूँ ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे फॉर रेजोनेंस एक कंडीशन होती है कि आपकी चीजें जितनी भी चीजें हैं दैट शुड बी को-प्लेनर, मतलब एक प्लेन में होंगी अगर तो वो रेजोनेंस कर पाएंगी, और अगर अलग अलग प्लेन में है तो रेजोनेंस नहीं हो पाता है। ये बात हम रेजोनेंस में आगे जाके एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो नाइट्रोजन है और ये जो रिंग है ये अभी एक प्लेन में है तो ये इजीली इसको देगा फिर ये इसको देगा और ये रेजोनेंस वाली चीज यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मतलब क्या कहने का कि जो दो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हमको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में फ्री है नहीं बिकॉज ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बट अगर यही चीज हम एक और कंपाउंड बनाएं जिसमें हम फिर से बेंजीन बनाएं और एन एन डाइमिथाइल लगाएं और अभी भी यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, लेकिन इस बार यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दें। इस CH3 ग्रुप के लगने से यहाँ पे ये जो क्योंकि ये इतना स्टेरिकली ये हिंड्रेंस हो जाएगा, इतना बड़ा ग्रुप यहाँ ऊपर लगा हुआ है, देन यहाँ पे एक ग्रुप इतना बड़ा ये नीचे लगा दिया है, तो ये दोनों से ये सब एक प्लेन में रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा ये लोग रिपेल करने लगेंगे। इसलिए क्या होता है कि आइदर ये जो नीचे वाली रिंग है ये अपना प्लेन चेंज कर लेगी या तो ये ऊपर वाला रिंग अपनी ऊपर वाला ग्रुप अपना प्लेन चेंज कर लेगा। मतलब है कि ये अब एक प्लेन में नहीं रहेंगे, ये ऊपर वाला ग्रुप कुछ अलग प्लेन में हो जाएगा और नीचे वाली रिंग क्योंकि इतना बड़ा CH3 इसके साथ लग गया है, ये CH3 इस CH3 के साथ बहुत ज्यादा रिपल्शन करने वाला है, इसलिए दोनों अपना प्लेन चेंज कर लेंगे। सब अगर प्लेन चेंज कर लिया है तो रेजोनेंस वाली बात नहीं रह जाएगी बिकॉज रेजोनेंस इज ओनली पॉसिबल इन को-प्लेनर यानी एक प्लेन में। सो ये जो
अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे नीचे आने में दिक्कत करेंगे, मतलब ये इतनी जल्दी से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू ये वाला। सो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल रहेंगे तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी मतलब पीकेए ज्यादा होगा। तो हम अगर देखें तो इस ऊपर वाले का पीकेए 5.1 और नीचे वाले का पीकेए इज योर 5.9। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट इतना भी है, 5.1 से 5.9, मतलब इस वाले कंपाउंड की आपकी बेसिसिटी ज्यादा है, मतलब ये इजीली डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज इस ग्रुप के इस इतने बड़े ग्रुप के होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी और वो अपना रिंग अपना प्लेन चेंज कर देगा, बट ऊपर आपका रेजोनेंस होगा इसलिए वो आपकी उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ये एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हो तो आपकी एल्कीन की सिस ट्रांस में वो आपकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करवा सकता है। दिस इज योर सिस एंड दिस इज योर ट्रांस, तो ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल बिकॉज उसमें दूर दूर है बड़े बड़े ग्रुप, और यहाँ पे बेसिसिटी को भी उसने इफेक्ट कर दिया। एक और एप्लीकेशन जो आप देख सकते हो अपना, हमने ऊपर जब अमीन्स का कंपैरिजन किया था एक वीडियो में, तब मैंने सिर्फ आपको ये 2 अमीन्स के बारे में बताया था। एक जो बताया था उसमें आपको एक CH3 लगा कर दिखाया था, और एक अमीन में आपको 2 CH3 लगा के बताए थे बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए, क्योंकि प्लस आई से आपकी एसिडिटी कम हो जाती है बट बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा था दिस इज मोर बेसिक दैन दिस, ठीक है। सो बट मैंने कहा था कि हम ट्राई वाले की जो है वो बाद में करेंगे, CH3 और CH3 जो अगर हम ट्राई मिथाइल अमीन बना देंगे तो उसकी बात हमने उस टाइम नहीं की थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सॉल्वेंट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप ट्राइमिथाइल अमीन की बेसिसिटी को पानी में कंपेयर करोगे, सॉल्वेंट में कंपेयर करोगे तो कुछ अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, और अगर वही चीज आप एयर में करोगे या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में करोगे तो वही चीज आपकी बेसिसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मैंने पानी में बात की फॉर ट्राइमिथाइल अमीन तो 3 CH3 लगेंगे, 3 CH3 जो लगेंगे और आपके पास एक यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। अब आप अगर सिर्फ पानी की बात कर रहे हो तो फॉर बेसिसिटी फॉर ट्राइमिथाइल अमीन टू शो इट्स बेसिसिटी, इसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं किसको, इसके H+, इसका H+ इसके पास आने की कोशिश करेगा। वाटर जब भाई पानी में टूट जाएगा H+ और OH- में, फिर जो N है जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस H+ को डोनेट करने की कोशिश करेगा। अगर इतना बड़ा बड़ा ग्रुप चारों तरफ नाइट्रोजन को घेरे बैठा है, नाइट्रोजन कहीं बीच में दुबका हुआ है, इसके चारों तरफ कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इधर भी 1 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे भी कार्बन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, इतना सारा पूरा नाइट्रोजन घिरा हुआ है। अब H+ को आने की जगह ही नहीं मिल पा रही है। H+ इतने बड़े केज में बहुत मुश्किल से आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है डोनेट करने के लिए रखे हुए हैं, बट फिर भी ये H+ को डोनेट करने में मुश्किल होगा बिकॉज इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे कि आपको H+ को वो नाइट्रोजन के पास आने नहीं देंगे। सो इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने मुश्किल हो जाएंगे, इससे आपकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। सिर्फ यही केस अगर आप ट्राइमिथाइल अमीन का आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट में लोगे या गैस फेज में लोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो चीज है ये बढ़ जाएगी वहां पे, बिकॉज जो स्टेरिक इंटरेस्ट है वहां पे तब भी रहेगा, बट आपको H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देना है जो भी नॉन एक्वस मीडिया में, क्योंकि एक्वस मीडिया के लिए आपकी ये सब भी डिजोल्व है पानी में और ये इतना बड़ा कंपाउंड भी डिजोल्व करना मुश्किल है। तो आप बिना एक्वस मीडिया के अगर ट्राइमिथाइल अमीन की स्टेबिलिटी मतलब सॉरी बेसिसिटी चेक करने जाओगे तो वहां पे आपकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, बट क्योंकि पानी में H+ को इलेक्ट्रॉन देना ही बहुत मुश्किल है तो इसलिए यहाँ पे आपकी बेसिसिटी कम हो जाती है। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ योर स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम नॉन एक्वस मीडिया में बात करें, गैस फेज में बात करें, नॉन एक्वस मीडिया या गैस फेज जहाँ पे कोई सॉल्वेंट से रिलेटेड इशू नहीं आएगा, तो उसमें आपकी वो मिथाइल अमीन की बेसिसिटी सबसे कम, देन योर डाइमिथाइल अमीन की उससे ज्यादा, एंड देन योर ट्राइमिथाइल अमीन की उससे ज्यादा। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, बट ये जो चीज है ये आपकी एक्वस मीडिया में ऑर्डर चेंज हो जाएगा एंड दैट इज नॉन प्रिडिक्टेबल कि अब
ये तो आपकी नॉन एक्वस मीडिया या गैस फेज में हो गई। अगर ये बात हम एक्वस मीडिया में करेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, मतलब क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मुश्किल क्रिएट करेगा। सो इसलिए अब इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब इससे कम होगी या इससे भी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी वो प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। तो इसका ऑर्डर कुछ बहुत अजीब सा ऑर्डर होता है, वो आपसे पूछेगा नहीं, बट वो ऑर्डर जब आएगा वो वाला टॉपिक तो वहाँ पे आपको वो ऑर्डर रखना पड़ेगा। सो आफ्टर स्टेरिक हिंड्रेंस एक सॉल्वेंट इफेक्ट पड़ना है। कोई कंपाउंड अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तब कैसे वो रिएक्ट करेगा, या नहीं डिसॉल्व हो रहा है तब कैसे रिएक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम वाटर एज सॉल्वेंट कंसीडर करें, वाटर एज अ सॉल्वेंट किसी भी रिएक्शन में, सो वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट है तो वो जो भी सॉल्यूट है, जो भी रिएक्टेंट्स हम डाल रहे हैं, अगर वो उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व है, अगर आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है तो ऑब्वियस बात है कि वो एक मीडियम मिल जाएगा उसको वाटर के अराउंड, तो उसमें रिएक्शन जल्दी होंगी, आपका डिसोसिएशन ऑफ एसिड या बेस जल्दी होगा। बट अगर कोई चीज, कोई ऐसा एसिड है, कोई ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि पानी अलग रहेगा और आपका एसिड बेस अलग रहेगा, तो वो जो इंटरेक्शन है विद वाटर वो नहीं बन पाएगा। तो सॉल्वेशन इम्पॉर्टेंट है फॉर, अगर सॉल्वेशन मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉट कंपल्सरी नहीं है, बट अगर सॉल्वेशन हो जाता है किसी स्पीशीज का तो वो जल्दी रिएक्शन शो करती है एज कम्पेयर टू गैस फेज या आपका नॉन एक्वस फेज। तो आपकी रिएक्शन जो है वो जनरली एक्वस फेज में जल्दी होती है एज कम्पेयर टू नॉन एक्वस फेज। सॉल्वेशन रिफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ, मुझे नहीं लगता कि इसकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा, बट ये सॉल्वेंट टॉपिक इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब जितना इम्पोर्टेंट कंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस ये सब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग रिएक्शंस में हम अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो चीज जिस सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी उस चीज को यूज कर लेंगे। जैसे सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सल्फर के लिए हम कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज करते हैं। ऐसी अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं जो जिसमें प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए। refers to the interaction of the dissolved species and solvent molecules। सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरैक्ट करने चाहिए आपके रिएक्टेंट्स के साथ फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस स्मूथली। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स wherein several solvent dissolved species of solvent molecules wherein several solvent molecules surround the dissolved species। ये important है, several solvent कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। several solvent molecules surround the dissolved species। by forming a solvent shell or solvent cage। सॉल्वेंट शेल क्या है, सॉल्वेंट केज क्या है, ये देखो। अगर मैंने कहा कि कोई एसिड है H, इसको डिसोशिएट करवाया पानी में, पानी तो होगा ही, पानी में डिसोशिएट करेगा, देगा H प्लस प्लस A माइनस। अब जितना H प्लस और A माइनस बना है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। H प्लस जो आयंस, जितने भी H प्लस के आयंस होंगे आपके, सबको पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। अब ये प्लस है तो कुछ माइनस वाला मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला घेरेगा, तो जो इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल इसको अपने आप को ऐसे सराउंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो चारों तरफ पानी H2O अपने ऐसे सराउंड करके बैठेगा कि इस प्लस को इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसको इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल जाएंगे और ये सबके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा H प्लस जो है वो पानी में सॉल्युबल, इसका मतलब उतना ज्यादा उसने पानी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर ली है और वो रिएक्शन में इजिली
पार्टिसिपेट कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब A माइनस जो है वो क्या करेगा, अब ये तो नेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑलरेडी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके चारों तरफ जो है वो पानी H के टर्म्स में आके बैठेगा। अब यहाँ पे जो H है वो आपकी बॉन्डिंग करेगा चारों तरफ से, H A की तरफ आ जाएगा और O को दूर कर देगा, बिकॉज O के साथ तो इसका इंटरेक्शन वैसे भी कम होना चाहिए बिकॉज ये खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे कुछ बन जाएगा। और ये जो अब ये जो H और A के बीच में ये जो बॉन्डिंग बनेगी, दिस इज अगेन एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन। सो दिस विल अगेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी A माइनस ने भी अपने वाटर के साथ जो है अच्छा खासा बॉन्डिंग कर ली है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लिए हैं, जिसकी वजह से A भी पानी में अच्छा खासा सॉल्यूबल है, H भी पानी में अच्छा खासा सॉल्यूबल है, और ये दोनों जब पानी को वाटर ने इनको घेर लिया है, ये दोनों पानी में अच्छे खासे सॉल्यूबल है, तब ये आराम से क्योंकि स्टेबलाइज हो जा रहे हैं ना, H जो है वो पहले तो स्टेबल था, अब ये टूटा और H प्लस बन गया और A माइनस बन गया। अब ना अकेले H प्लस स्टेबल है ना A माइनस स्टेबल है, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए पानी ने इनको चारों तरफ से घेरा, इधर से O ने अपने को सराउंड कर दिया हाइड्रोजन से और A माइनस से H और दोनों ने अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी और दोनों स्टेबल हो गए आपके पानी में। तो इस तरीके से जितना ज्यादा आपका सॉल्वेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, फॉर्मिंग अ केज अराउंड योर आयन टू मेक इट मोर स्टेबल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज योर सॉल्वेशन। तो जितना ज्यादा आपका सॉल्वेशन होगा, ग्रेटर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब ये जो चार्ज H प्लस है, अब ये ऑक्सीजन जो है इनको सबके पास क्योंकि लोन पेयर है, तो ये सब कहेंगे कि हाँ भाई हमारे पास तो लोन पेयर है, तो ये H प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन या चार्ज देके इसका चार्ज स्टेबलाइज कर देंगे। यहाँ पे A माइनस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अगेन वो H प्लस के फॉर्म में रहेंगे जब पानी में, तो ये माइनस चार्ज जो है वो H प्लस को देते रहेंगे चारों तरफ, और A माइनस भी आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। So this is what we call as delocalization of charge. जब आपका greater the solvation, greater is the delocalization of charge, and greater is the solvation, and greater is the dissociation of acid and base. So जो भी आपका solvation is, मतलब एक लाइन में लिख सकते हैं, अगर कंपेयर करने को दे दे कभी, solvation is directly proportional to delocalization of charge. ये सब important factors हैं चार्ज, और चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतना आपका इनकी सॉल्वेशन बढ़ेगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बढ़ेगा, उससे आपकी डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस बढ़ेगा, उससे आपका रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। डिसोसिएशन ऑफ एसिड और बेस आपका उतना ज्यादा हो जाएगा, एंड दिस विल डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस से पहले स्टेबिलिटी ऑफ आयन आएगा, पहले स्टेबल होगा आयन, उसकी वजह से ही आपकी डिसोसिएशन होगा। Stability of ions and then dissociation of acid or base. So this is the whole process of solvation. जो स्पीशीज जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगी उसमें डिसॉल्व करेंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, और एक्वस मीडियम में आपका डिसोसिएशन इजीली होगा एज कंपेयर टू नॉन एक्वस मीडियम। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेशन। और हमने ऊपर पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड लॉ कंसेप्ट में कि वाटर कैन एक्ट एज बोथ एज एन एसिड एज वेल अ बेस। सो अगर आप एसिड डालोगे तो वाटर खुद बेस बन जाएगा, और अगर आप बेस डालोगे तो वाटर खुद एसिड बन जाएगा, और आपकी दोनों ही केसेस में वो एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक व्हिच इज लेफ्ट ऑफ दिस यूनिट इज फाइनली दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में दो वर्ड आ रहे हैं, एक टॉटो और एक मतलब एक टॉटो और एक आइसोमेरिज्म। दिस इज अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म ओनली। आइसोमेरिज्म हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा है, जहाँ पे दो आपके जो कंपाउंड्स होने चाहिए उनका आपका फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट देयर इज सम डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू व्हिच वी कॉल देम आइसोमर्स। तो टॉटोमेरिज्म भी एक तरीके का आइसोमेरिज्म है, इसमें भी कुछ आइसोमर्स बनेंगे। जैसे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था, आपका आइसोमर्स जो होते हैं वो आपके मतलब रियल चीजें हैं, वो आपकी स्पेस में एग्जिस्ट करेंगी,
और जो हमने रेजोनेंस और ये सब पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, दो डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन रियल, है ना, वो सब हमारे इमेजिनरी हैं। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो उन सब रेजोनेंस का कुछ एवरेज निकाल लो, कितना कौन उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट इन आइसोमेरिज्म ऑल द स्ट्रक्चर व्हिच विल बी फॉर्म विल बी रियल, मतलब ये आइसोमर्स सब एग्जिस्ट करते हैं, बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं। सिर्फ एक रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। So tautomerism is rapid and reversible interconversion of isomers which are related to each other with the actual movement of electrons। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव करेंगे, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेंगे, रियल स्ट्रक्चर बनेंगे जितने भी हम आइसोमर्स में बनाएंगे। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as that of atoms। मूवमेंट आपका इलेक्ट्रॉन का भी होगा और एटम्स का भी होगा, और रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम्स अपनी जगह रहते हैं और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है। यही डिफरेंस है आपका टॉटोमेरिज्म और उसमें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों मूव करेंगे, जो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। पाया तो और भी चीजों में ज्यादा, बट सबसे ज्यादा ये कार्बोनिल कंपाउंड में पाया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स को हमें ऑर्गेनिक में आगे डिटेल में तो पढ़ना है, बट 10th लेवल पे अगर किसी बच्चों को कार्बोनिल कंपाउंड्स को पता हो तो वो जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें दो आ जाते हैं आपके। ये आपका ग्रुप एल्डिहाइड्स में भी पाया जाता है और आपका ये ग्रुप कीटोन्स में भी पाया जाता है। तो आपका टॉटोमेरिज्म मैक्सिमम इन दोनों केसेस में होगा। पहली बात तो ये होना चाहिए आपको कार्बोनिल। सेकंड बात क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इस केस में कैसे देखेंगे, जो कार्बोनिल वाला ग्रुप होगा, ठीक है, इसके अगल बगल वाला कार्बन इज योर अल्फा कार्बन। कार्बोनिल वाला ग्रुप के जस्ट फर्स्ट वाला कार्बन बगल में, दैट इज योर अल्फा कार्बन। इससे लगे हुए हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन। सो एक आपका कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और साथ में एक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। सो अगर हम इसकी एक का मैं पूरा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे हो रहा है। सो इफ आई टेक वन कार्बोनिल ग्रुप लाइक CH3, इधर भी ले लें और इधर भी ले, ये कीटोन है। सो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये भी, जो 3 इधर है 3 इधर है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड के पास है। तो इसमें से आप किसी कोई एक लेंगे, ठीक है, कोई भी एक, आपको मिनिमम एक चाहिए तो आप कोई भी एक उठा सकते हैं। सो सपोज मैंने इधर वाला एक चूज कर लिया, ये CH2 है, मतलब ये CH3। टॉटोमेरिज्म के एक खास बात क्या है, जितना भी हम इसमें आइसोमर्स बनाएंगे वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाऊं, कैसे बनना है वो भी हम देखते हैं। इसका टॉटोमर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, दिस इज टॉटोमर ऑफ दिस। सो ये हमेशा इक्वल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर हमने रिएक्शन के टाइम पे किसी एक को मानते हैं इसको बीकर से निकाल दिया तो ये फिर से पूरा का पूरा इसमें रिकन्वर्ट हो जाएगा, या अगर हमने इसको बीकर से निकाल दिया तो ये वापस इसमें रिकन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब आप कितना भी निकालते जाओ, ये जितना भी कंपाउंड है वो तुरंत रैपिड इंटरकन्वर्जन होगा इन दोनों के बीच में। तो दिस इज टॉटोमेरिज्म। इसमें ये हो कैसे रहा है, आप ये मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये टॉटोमेरिज्म होता है वो एक बेसिक मीडियम में होता है। बेस मतलब जो OH माइनस जिसके पास होगा बेसिक कंडीशन में। और हम अल्फा हाइड्रोजन की बात इसलिए करते हैं ऑर्गेनिक में, पूरी ऑर्गेनिक में हम ये पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं दीज आर आपके एसिडिक हाइड्रोजन।
एसिडिक हाइड्रोजन मतलब बहुत जल्दी H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, इजिली निकल जाते हैं। तो बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। बेस आएगा, मान लो बेस ने यहाँ से अटैक किया OH- ने और H+ को ले लिया। H+ क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर CH2 को दे के जाएगा, है ना। H+ निकलेगा प्लस, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी CH2 को दे देगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2-। यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके चला गया। अब क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बना सकते हैं इसके आगे, भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ गिरा देंगे और ये जो ये वाला बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया O- एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे जो था H और H+ और OH- ने मिलके ऑलरेडी पानी बना लिया है, मतलब हम ये सब कुछ पानी के प्रेजेंस में कर रहे हैं। नाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल में से क्योंकि पानी H+ और OH- दोनों रहेगा, तो यहाँ O- है, ये O- H+ को खींच लेगा पानी में से और आपका जो फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा दैट विल बी COH डबल बॉन्ड CH। ये बन गया, दिस इज टॉटोमर। टॉटोमर इसमें आपके इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं और आपके एटम भी मूव। एटम कौन सा मूव किया, हाइड्रोजन मूव किया। हाइड्रोजन पहले यहाँ लगा था, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने किया ही क्या है, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाया है और OH के साथ लगा दिया है उसको और यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया है। सो दिस इज टॉटोमेरिज्म। ये आपके एक तरीके का बहुत रैपिड आइसोमेरिज्म है, मतलब बहुत ज्यादा ही आपको कार्बोनिल में ही देखने को मिलता है, बट ये आपको और भी चीजों में मिल जाएगा जो आपको बुक में एग्जाम्पल दिए लाइक। बट सब में बेसिक कंडीशन क्या है, आपके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम। सो अगर हम ये वाले कंपाउंड की बात करें, दिस इज कॉल्ड इमीन। C डबल बॉन्ड N जहाँ होता है इट इज कॉल्ड इमीन। ठीक है, ये अभी रटने वाली जरूरत नहीं है, बस इसका अगर टॉटोमर बनाने को दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी। अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इस इमीन के बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर इतना बड़ा मैकेनिज्म वो तो मैंने बताया कैसे होता है, अगर कुछ नहीं करना है, इसको शॉर्ट में अगर दिखाना है तो इस कंपाउंड को खोल के बनाना है। खोल के बनाने का मतलब C डबल बॉन्ड N और C और ये H। कुछ नहीं करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ गिराएंगे और इस बॉन्ड को यहाँ गिराएंगे, तो बन जाएगा C, N पे नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड प्लस, ये कुछ ऐसा रह जाएगा। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और पानी हमेशा होगा, H+ इसका होगा ही, तो वो H+ जो है आपका नेक्स्ट स्टेप में आके यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये कंपाउंड कुछ NH डबल बॉन्ड C, ये बन गया आपका टॉटोमर। बहुत इजी है, आपको हाइड्रोजन उठाना है। जनरली हाइड्रोजन ही मूव करता है क्योंकि यही सबसे हल्का एटम है। अगर एक और है, अब N डबल बॉन्ड O ले लें, बस मिनिमम कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इजी है इसका टॉटोमर भी, इसका भी टॉटोमर बनाना, इस H को बॉन्ड बना के रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको यहाँ गिरा देते हैं, इसको यहाँ गिरा देते हैं, बन गया टॉटोमर। टॉटोमर हमेशा पूरे पूरे इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये किसकी खास बात है। यहाँ बन जाएगा O- डबल बॉन्ड C और फिर ये पानी से हाइड्रोजन लेके OH बना लेगा, तो ये बन गया आपका इसका टॉटोमर। एक और अगर हम देखें तो ये है N डबल बॉन्ड O है और O है, यानी यहाँ पे फिर से CH, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया तो इससे प्लस आ जाएगा। नाइट्रोजन हमेशा क्योंकि 3 बॉन्ड बना सकता है और उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा है, मतलब उसने प्लस, ये आपको कंपाउंड दिया है, इसका टॉटोमर बनाने को बोला है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिमिलर यहाँ से उठाना है और डबल बॉन्ड वाले पे भेज देना है। टॉटोमर जो इसका बन जाएगा वो पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, N माइनस, ये वाली माइनस आई डबल बॉन्ड C। ठीक है, और यहाँ प्लस आई, वो प्लस है अभी क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बनाया हुआ है। और अब आप इस ऑक्सीजन पे जिस पे वो गया है चार्ज, वो पानी से हाइड्रोजन ले लेगा और आपका OH बना लेगा, तो बन गया आपका टॉटोमर। वैसे देखने में लग रहा है कि ये हाइड्रोजन उठा और इस वाले पे O पे जाके लगा,
बट उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है जो मैंने बताया, ऐसे डायरेक्ट नहीं लग जाएगा, वो पहले उसको बेस लेके जाएगा, फिर आपका रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के बाद ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसके बाद H उस पर अटैक करके बना लेगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी पॉसिबल है, बट फिर वही सेम कंडीशन, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन वो इजिली आपका H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी शो करते हैं। सो अगेन ये वाला बॉन्ड जो इसके बीच में होगा, इसको यहाँ गिरा दें, इसको यहाँ गिरा दें, तो N के ऊपर माइनस आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वापस H, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने सॉल्वेंट में से H+ ले लेगा और आपका फाइनली बना देगा NH, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। So this is how tautomers are formed. एक जो हम कार्बोनिल वाला पढ़ रहे हैं, इन सबका तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट जो कार्बोनिल वाले टॉटोमर्स हैं, दैट उसका एक नाम है कार्बोनिल वाले केस में, दैट इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। हेलो, हाँ हो गया। कार्बोनिल वाले को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कह रहे हैं, बिकॉज हमने अभी एक ऊपर कीटोन का एग्जांपल देखा था, तो उसमें CH2 लाइक और एक कीटो ग्रुप, और यहाँ पे कोई आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, एनी CH2 CH2 C2H5 एनीथिंग, तो कितनी बड़ी चेंज हो सकती है इसके आगे, बट बीच में वो कीटो वाला ग्रुप होना चाहिए। तो अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म ऐसे डायरेक्टली बनाने की कोशिश करूँ तो इधर जो है अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा, तो मान लेते हैं कोई ग्रुप लगा है CH3, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे, तो बन जाएगा ये RCH2, और यहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म, इनॉल का मतलब है EN मतलब इन, मतलब डबल बॉन्ड, एंड ऑल मतलब अल्कोहल मतलब OH। इनॉल यहाँ से आया है, ये डबल बॉन्ड है, और ये आपका अल्कोहल मतलब OH। ऐसा कोई ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और OH दोनों साथ में प्रेजेंट हो, ऐसे फॉर्म को हम इनॉल फॉर्म कहेंगे। सो दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। एक कीटोन जो है हमेशा अपने इनॉल फॉर्म के साथ टॉटोमेरिज्म में रहता है, हमेशा ये दोनों इक्वली इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा हमेशा। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपका ये बना है, तो मतलब आपको उस बीकर में ये भी उतना ही मिलेगा जितना अमाउंट ऑफ ये है। किसी में ये बना है तो वो अपने को रैपिड इंटर कन्वर्जन करते रहते हैं, इधर से ये, इधर से ये, जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ऐसे ही एक चेन, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म दिया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं भी ऑर्गेनिक में आगे ये वाले बस कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपका आगे काम आएगा कार्बोनिल वाले चैप्टर में, बाकी और कोई टॉटोमेरिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CH2 and CH2 and carbon and double bond oxygen and यहाँ पर OH। अगर ऐसा कुछ है तो अपना डबल बॉन्ड दिख रहा है और आपको इसका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करवाना है, तो डबल बॉन्ड है, और अल्फा हाइड्रोजन कौन सा लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन लेना पड़ेगा इसमें, तो वो चूज करेंगे कौन सा लें। सो इस एग्जांपल को करने से पहले एक जनरल एग्जांपल देखते हैं फॉर रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। अगर रिंग चेन टॉटोमेरिज्म मतलब चेन थी, अब उसके रिंग बना दिए, क्लोज आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये बनाए, ये एक जनरल एग्जांपल है। यहाँ पे पहले से एक डबल बॉन्ड और एक OH ग्रुप आपको मिलेगा, ऐसे मतलब एक डबल बॉन्ड और एक OH ग्रुप आपको जब भी चेन वाला बनाना होगा तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। देन यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनसे मतलब नहीं है। और रिंग चेन टॉटोमेरिज्म क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये इस वाले कार्बोनिल वाले कार्बन को डोनेट करेगा। ये कार्बोनिल वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से उठ के इधर वाले पे आ जाएगा। तो इस 3 एरो में पूरा का पूरा टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो आपका कुछ सर्कुलर कंपाउंड बनेगा ऐसे, ये, और
क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसको दे दिया, ये 5 नंबर की रिंग तो क्लोज हो गई। अब इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन जिसके साथ अब हाइड्रोजन लग जाएगा और एक यहाँ पे R ग्रुप भी लगा रहेगा और बाकी R ग्रुप सेम वैसे। रिंग ऐसे बनेगी कि जो OH वाला O है वो कार्बोनिल वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उससे कार्बोनिल वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होकर आपके कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब यही यहाँ पे भी करेंगे। ये जो एक सेकेंड, तो ये जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन, ये जो OH वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो OH वाला ऑक्सीजन है आपका इस कार्बोनिल वाले कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ जाएंगे ऑक्सीजन वाले और हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब बन गई रिंग आपकी कुछ ऐसे CH3C, यहाँ पे क्योंकि ये वाला कार्बन अब ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक है तो ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा और उसके बाद जो ऑक्सीजन से लिंक है ये C+O बॉन्ड ये वाला यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका CH2 नीचे, एक और CH2 है यहाँ पे नीचे एंड ये दोनों CH2 इस वाले का, ये वाला CH2 इस कार्बन से लिंक है और आपका इस कार्बन के ऊपर OH लग जाए। एक वो खुद से बना के देखेंगे समझ में आएगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म है, जो OH वाला ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो OH वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बोनिल बगल वाले कार्बन को डोनेट करेगा, उससे कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपका ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा है। सो आपका साइक्लाइजेशन हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म इतना ही है, इसमें आपका शेप चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का, बट इसमें रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में मेन डिफरेंस क्या है कि रेजोनेंस से आपका शेप चेंज नहीं होता, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, बट टॉटोमेरिज्म में ऐसा होता है। तो टॉटोमेरिज्म में रिंग वाला नाम भी समझ में आया, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये वाला समझ में आना चाहिए जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये कीटो वाला कीटोन वाले ग्रुप में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉटोमेरिज्म, ठीक है। एंड ये वाले भी इजी है, ये सब कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन को उठा के और आपको बॉन्ड ट्रांसफर करने हैं 2 बार और जहां पे नेगेटिव आएगा जिस एटम पे आपको उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच करवा देना है, दिस विल फॉर्म ए टॉटोमर। तो इसमें आपका एटम की जगह चेंज हो जा रही है, एटम मतलब कंपाउंड का शेप चेंज हो जा रहा है, बट ऐसा रेजोनेंस पे ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसके जो आइसोमर्स हैं टॉटोमर्स को, दे हैव फिजिकल रियलिटी व्हाइल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। इसमें टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 और मोर टॉटोमर्स, बट जो रेजोनेंस है उसमें इक्विलिब्रियम का साइन हम नहीं बनाते हैं, उसमें ये डबल साइड एरो बनाते हैं जो हमें एवरेज बताता है, वेटेड एवरेज, कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना ज्यादा एक्चुअल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। So this was all about tautomers and unit 13 is completed. कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं टर्मिनल वाले और इम्पोर्टेंट है। सो अभी एक वीडियो और बना देंगे इसका फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एंड में दिया।